सुप्रभात बच्चों। हम आपदा प्रबंधन के तहत लेसन नंबर 3 भूकंप अर्थक्वेक के बारे में बात कर रहे थे। हमने अभिकेंद्रक तक की उसकी बात करी थी कि भूकंप की तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं, उनका प्रभाव कहां से कहां तक सर्वाधिक होता है। केंद्र से भूकंपी तरंग और पृथ्वी की सतह और दरारों तक की हमने बात करी थी। उससे अवमुक्त हुई जो ऊर्जा होती है उसका आकलन ही परिणाम कहलाता है और वो रिक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। परिणाम जो उसके होते हैं वह होते हैं अवमुक्त हुई कुल ऊर्जा और तीव्रता का आकलन भूकंप के प्रभाव से होता है कि वो कितने स्तर की है। दूसरी बात, पृथ्वी की सतह पर हलचल कंपन उत्पन्न करने के लिए भूकंपी तरंगें मुख्य रूप से उत्तरदायी होती हैं। तरंगें केंद्र से बाहर की ओर वृत्ताकार में विस्तार कर फैलती चली जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी रुके हुए पानी में या किसी तालाब में एक पत्थर मार दिया और वो पत्थर तो डूब जाता है, परंतु उससे प्राप्त हुई ऊर्जा का प्रसार होता है और वो किनारे किनारे लहरों के रूप में किनारों तक टकराती हैं। इसी प्रकार भूकंप का भी तरंगों के माध्यम से प्रसार होता है और भूकंप की दशा में सर्वाधिक जो हलचल होती है और विनाश जो होता है वो अभिकेंद्रक के निकट होता है, जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ है। इसके दूर होते जाने से धीरे धीरे विनाश का प्रभाव कम होता जाता है। अगर हम पृथ्वी के बारे में और उसकी भूकंपीय तरंगों के बारे में बात करें तो इसे 4 प्रकार से बांटा जा सकता है। नंबर 1, प्रधान या प्राथमिक तरंग, जिसे पी वेव भी कहते हैं। नंबर 2, द्वितीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग, जिसे सेकेंडरी वेव या एस वेव भी कहते हैं। धरातली तरंगें नंबर 3, जिसे सरफेस वेव और एल वेव भी कहते हैं। और नंबर 4 है रेले तरंगें, जिसे एक सामान्य तरीके से ये तरंगें पृथ्वी की सतह पर ही लुढ़कती हैं। हम बात करेंगे पहले प्राथमिक या प्रधान तरंगों की। पी वेव, यह अनुदैर्ध्य तरंगें, जितनी गति तीव्र किंतु इनके आयाम छोटे होते हैं। गति तीव्र होती है, आयाम इनके छोटे होते हैं और यह भूकंप केंद्र से कई सौ किलोमीटर तक प्रसारित हो सकती हैं। सर्वप्रथम महसूस की जाती हैं। ये ठोस, द्रव और इन दोनों अवस्थाओं से गुजरती हुई जो ध्वनि तरंगें हैं कि ध्वनि तरंगों की भांति है, आगे और पीछे धक्के भी इससे लगते हैं और ये विनाशकारी भी होती हैं। द्वितीय या अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं एस वेव। यह औसत आयाम के कंपन होते हैं, सामान्यतः अधिक नुकसान नहीं करते हैं और ठोस माध्यम से भी गुजर सकते हैं। यह पृथ्वी को दोनों ओर हिलाते हैं। नंबर 3 आता है धरातली तरंगें। बहुत बड़े आयाम की धरातली तरंगें होती हैं। इनके जो आयाम होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और यह पृथ्वी के समानांतर कहिए प्रभावित होने के कारण सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं, क्योंकि इनकी जो हिचकोले होते हैं या जो लहर होती है वह काफ़ी पृथ्वी को अगल बगल आगे पीछे हिलाती हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। चौथा नंबर में आता है बच्चों रेले तरंगे। यह सबसे अधिक कंपन इसी तरंग के कारण होता है। अक्सर यह तरंगें पृथ्वी पर कभी कभी अकस्मात ही हमें दिखाई देती हैं, महसूस की जाती हैं। जिससे हल्का सा कंपन होता है, वो 2, 3, 4 सेकंड का होता है। उसके बाद फिर सब सामान्य हो जाता है। इस बीच आने वाले उत्तराखंड के, अगर हम बात करें उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, चमोली, उत्तरकाशी के भूकंप या पूरे भारत में भुज का भूकंप गुजरात में माने रखता है, वो भी बहुत एक विनाशकारी भूकंप हुआ था। अब बात करते हैं भूकंप के द्वारा होने वाले जो उसके नुकसान हैं, उसकी ऊर्जा की तीव्रता को जो नापने के 2 प्रकार के स्केल काम में लाए जाते हैं, जिसे आकलन के गुणात्मक आकलन के आधार पर बनाया गया है, जिसे रिक्टर स्केल कहते हैं, जो आजकल प्रचलित है। और इसका आकलन तीव्रता नापने के लिए किया जाता है मूल रूप से। और सिस्मोग्राफ इसका ग्राफिक सिस्टम है, जिसमें सिस्मोग्राफ से इसका उतार चढ़ाव का पता लगाया जाता है और रिक्टर स्केल के द्वारा इसकी प्रचंडता को, इसकी तीव्रता को नापा जाता है। बच्चों, इससे रिलेटेड मैं कुछ फुटेज या कुछ फ़ोटोज़ फीचर आपके अभी इस वीडियोस के माध्यम से डालूंगा। भूकंपी तीव्रता का स्केल बहुत बृहद है, जिसमें सूक्ष्म झटकों से लेकर के बहुत ही कम झटके, मध्यम, पर्याप्त या अत्यधिक तीव्र झटके या प्रलयकारी तेज झटके हो सकते हैं, जो पृथ्वी में संपूर्ण परिवर्तन की संभावना है, जिससे हो सकता है कि बहुत जनधन की हानि हो या बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हो। हम बात करेंगे भारत
सरकार के नगरीय विकास मंत्रालय जिन्होंने यह तीव्रता के हिसाब से मानचित्र तैयार करी है कि भूकंप की दृष्टि से भारत को किस तरह से बांटा गया है। तो इसको 5 जोन में बांटा गया है। जो इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो सबसे अधिक तीव्रता वाला जो क्षेत्र है वो 5th जोन है, जिसमें हिमालय पर्वत की हम उत्तर भारत के पूरे क्षेत्र, नेपाल, बिहार और ये क्षेत्र आते हैं, जो अभी नवीन वलित पर्वत श्रेणियों से अभी तैयार हो ही रहे हैं। जो बीच के मध्यम क्षेत्र के जो पठार हैं, प्रायद्वीपी पठार के क्षेत्र, ये अभी कम हैं और वहाँ इनके भूकंप की जो मात्रा है वो कम देखने में मिलती है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड में भूकंप, उसका जो आकलन करेंगे भूकंप की दृष्टि से कि उत्तराखंड कितना सेफ है। इसको जोन 4th और 5th में रखा गया है। आप सभी जानते हैं कि भारत में उत्तराखंड से ही लेकर के पहाड़ी, चाहे वो पूर्व से पश्चिम तक हो, उत्तर भारत के जितने भी क्षेत्र हैं वह सारी ही हिमालय नवीन वलित पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं और उस क्षेत्र में अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। अगर बच्चों आपने इस बीच न्यूज़ देखी होगी तो दिल्ली NCR में लगातार इस महीने ही 4 झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता 3.5 के लगभग थी। जनपद की अगर हम बात करें उत्तराखंड के, तो जनपद हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी और उत्तरकाशी यह 4th जोन में है। मतलब इनमें खतरा है परंतु 100% नहीं है। फिर भी भूकंप के बारे में आकलन नहीं किया जा सकता है कि कब आ जाए और किस क्षेत्र में कितना बड़ा भूकंप आए, क्योंकि ये पूरा बेल्ट ही कैसा है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। फिर आता है जोन 5th। इसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और रुद्रप्रयाग यह रेड जोन में आते हैं। और जनपद पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और रुद्रप्रयाग यह इसलिए आते हैं क्योंकि यह भूकंप की दृष्टि से काफ़ी अति संवेदनशील हैं। बच्चों एक बात और आपसे कहनी है, भूकंप की संभावना या भविष्यवाणी आज तक कोई नहीं कर पाया। कब आ सकता है या अचानक आ भी सकता है या नहीं आ सकता है। लंबे प्रयासों के बाद भी इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन हो गया है और अभी तक इसकी वैज्ञानिक प्रणाली कोई खोजी नहीं जा सकी है। भूकंप आने के पश्चात ही इसका पता लग सकता है कि कितनी तीव्रता का भूकंप था, या हो सकता है कि उस क्षेत्र के भूगर्भीय जो गतिविधियां हैं उस क्षेत्र में हो रहे भूआकृतिक परिवर्तनों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या इस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावनाएं हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, पृथ्वी के भीतर धंसाव, भ्रंश, घाटियों और दरारों के चट्टानों के खिसकने और उनके अपभ्रंश होने के कारण ही भूकंप की उत्पत्ति होती है। और उन क्षेत्रों में नवीन जो पर्वत बनते हैं या नवीन श्रेणियां जो जन्म लेती हैं, उनके धंसाव और उठाव के कारण भी भूकंप आते हैं, परंतु इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। दूसरी बात, भू परिवर्तन की औसत जो गतियाँ होती हैं बहुत कम होती हैं, बहुत माइन्यूट होती हैं। बहुत वर्षों के बाद ही किसी क्षेत्र का भौगोलिक परिवर्तन होता है, वो भी दिखाई नहीं देता है, बहुत सैने होता है। फिर दूसरी बात, जिन दरारों से भूखंड टूटकर अलग हो जाते हैं, उस प्रकार इसका कितना तीव्र प्रभाव पड़ा है ये हम उसका आकलन लगाने तक के लिए यहाँ इस दुनिया में शायद नहीं होते हैं। तो इसको तब तक नहीं नापा जा सकता है जब तक वो पूरा परिणाम सामने ना आ जाए। इस बात को आप समझिए। हमारा जो आकलन होता है मात्र एक औसत ही होता है और वो बहुत वर्षों पश्चात होता है। दूसरी बात, मैंने आपको कहा था कि भूकंप को नापने के यंत्र, तो उसमें सबसे पहले आता है रिक्टर स्केल, या उसकी संभावना के बारे में हम नहीं पता लगा जा सकता है। हाँ, ये है कि किस लेवल का था, कितना विनाश हो चुका है या क्या क्या होना है। एक चीज़ और बच्चों, इसका पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ संवेदनशील जानवर भूकंप आने से पूर्व थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, परंतु उसके लिए भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाँ, इसका व्यवहार असामान्य है। जलीय स्रोतों और कुओं का पानी अक्सर गदला होने लग जाता है, या ऐसा होता है, परंतु इसका भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं। कुछ जानवर मैंने आपको बताया कि अप्रत्याशित व्यवहार करने लग जाते हैं, जिससे इसे पहचाना जाता है, परंतु उस समय हम उस स्थिति में उनका भी आकलन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे दिमाग में बात नहीं होती है। भूकंप से कुछ समय पूर्व पृथ्वी की कमज़ोर सतह से निकलने वाली कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो अचानक फट जाती हैं, निकलती हैं। उस तरह से भी हम
पहचान सकते हैं कि भूकंप आ सकता है। और यह भी हमें तभी पता चलता है बच्चों, जब पृथ्वी कंपन करने लग जाती है और हमारे आसपास की चीज़ें हिलती डुलती हैं, पंखे हिलते हैं, कुछ सामान गिर जाता है। तो इस प्रकार से भूकंप आने के पूर्व लक्षण हम नहीं बता सकते हैं, परंतु उसके आने के बाद या उस दौरान हमें ही महसूस होता है कि हाँ कि भूकंप आ चुका है या ऐसा ऐसा है। दूसरी बात, शमन इसमें आता है। मेन जो फैक्टर है इसका वह है भूकंप से बचाव, शमन की नीतियाँ। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इससे पहले भूकंप कब आया, कब आ सकता था, कौन से स्थान ऐसे हैं जो भूकंप आने के क्षेत्र हैं। दूसरा, प्रस्तावित झटके जो हम सोच सकते हैं कि कितनी तीव्रता के हो सकते हैं, जो उस क्षेत्र में फैले हुए जो दरारें हैं उस क्षेत्र के बारे में हमें पता लगाया जा सकता है। भूकंप के दौरान करने वाली और न करने वाली बातों पर हमें ध्यान देना होगा। आज के समय में भवन निर्माण में लगे हुए व्यक्तियों को सचेत किया जाए कि वह सुरक्षित भवन निर्माण की विधियाँ अपनाएं। इसके आगे चैप्टर में ये सब चीज़ें आएंगी। और फिर आता है, हमें फिर वही चीज़ें आती हैं, शमन की नीतियाँ, आपदा से पूर्व की तैयारी कि क्या करना चाहिए। संभवतः हो उस क्षेत्र को खाली कर दिया जाए, विशेषज्ञों की सलाह ली जाए, लटकती हुई वस्तुओं को हटा दिया जाए, चेतावनी जारी होती खुले मैदान में चले जाएं, क्योंकि खुले मैदान में जाना ही सुरक्षित है। अगर आप किसी गली रोड में या ऐसी जगह खड़े हैं जहां चारों ओर से इमारतें हैं तो आपको बहुत बड़ा खतरा है। जहां तक संभव हो भूकंप अवरोधी मकानों का, भवनों का निर्माण किया जाए। इस दौरान क्या किया जाए, बौखलाइए मत, मन में डर न पालें, जहाँ हैं वहीं रहें, दीवारों और छतों और दरवाजों से दूर रहें। प्लास्टर झड़ता अगर स्टार्ट हो रहा है, अगर कहीं से प्लास्टर निकलना शुरू हो गया है तो आप दरवाजे के ठीक नीचे खड़े हो जाएं, क्योंकि जब दीवारें गिरती हैं तो इधर और उधर ही गिरती हैं, सेंटर में नहीं गिरती हैं। अगर चलती कार में हो, किनारे बैठ जाएं, उतर जाएं। पुल या सुरंग कभी भी पार ना करें। बिजली बंद कर दें, गैस का पाइप बंद कर दें, सिलेंडर बंद करें। उसके पश्चात दौरान तो आपने भुगतना ही है या जो भी होगा, फिर भी कुछ चीज़ें हैं। अपना सर बचाइए, अपने सर में तकिया रखिए, किसी भारी मेज़ के नीचे या अपने दरवाजे के ठीक सेंटर में खड़े हो जाइए, क्योंकि मैंने आपको बताया दीवारें इधर और उधर गिरती हैं। आपदा के पश्चात खासकर बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करें। जलती आग कहीं है तो उसे बंद कर दें। रेडियो टीवी को सुने, अगर चालू हैं तो आपातकालीन घोषणाएं सुने, और जो टूट चुके हैं ढांचे उनसे दूर रहें, क्योंकि कभी भी वो ढह सकते हैं। मध्यम दर्जे के या दूसरे झटकों को झेलने के लिए तैयार भी रहिए, क्योंकि एक झटके के बाद, एक भूकंप के झटके के बाद दूसरा या तीसरा झटका अवश्य आता है। ऐसा है भी और हुआ भी है। इससे पहले आपको बताऊं मैं, कांगड़ा असम, उत्तरी बिहार, भारत चीन सीमा, उत्तरकाशी, लटूर का महाराष्ट्र, चमोली, भुज गुजरात के भूकंप में मानव क्षति जो हुई काफ़ी हुई है। और इसमें सबसे बड़ी मानव क्षति अभी तक भुज गुजरात में, जहां 20,000 से ज़्यादा लोग एक झटके में मर गए। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश 1905 में, और 2001 का भूकंप भुज गुजरात का सभी को याद रहेगा। और उत्तराखंड चमोली 1999, जहां 6.8 की तीव्रता का भूकंप, जहां 100 से ज़्यादा लोगों की सुबह मृत्यु हो गई। इस प्रकार आपको ये सब भूकंपों का आकलन किया, और मैं थोड़ा शॉर्ट नोट आपको भेज रहा हूँ, उसको आप क्लियर करेंगे। थैंक यू।